हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 को बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब भला वो कैसे? अब देखिए, इस प्रश्नावली को बिना सॉल्व किए हुए आप इससे अगले वाले प्रश्नावली को सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन समझने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए पहले आपको इस प्रश्नावली को समझना बहुत जरूरी है, और इस प्रश्नावली में जितना भी सवाल दिया गया है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो ही जाके आप अगले एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को अभी से ही एक प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली क्या है, 4.1, और हेडिंग क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक, अब हेडिंग द्विघात समीकरण है, तो आप लोग को सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होगा तो ही जाके आपको उसको इन डिटेल सॉल्व कर पाइएगा। अगर मान के चलिए कि सॉल्व तो कर ही पाइएगा, और मान के चलिए कि आपको अगर कोई पूछ दे कि भाई अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर बोल दे कि भाई हम ई हेडिंग पढ़ रहे हैं, मान के चलिए द्विघात समीकरण बोल दे कि आप बता दीजिएगा कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, अगर वही फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो अगर आप द्विघात समीकरण के बारे में नहीं बता पाइएगा तो उस एक्सरसाइज का जो इन डिटेल मैप पढ़े हैं वो पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले हेडिंग जानना बहुत जरूरी है। अब हेडिंग में क्या है, द्विघात समीकरण। तो देखिए यहाँ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तथा उसका गुणक शून्य ना हो, तो उस समीकरण को द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए द्विघात समीकरण क्या बोलता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, यानी अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए। और उसमें एक कंडीशन और बोल रहा है कि उसका गुणांक, यानी जो अधिकतम घात का गुणांक होगा, यानी जिस चर पे पावर 2 रहेगा उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण को कैसे डिनोट किया जाता है। अब यहां देखिए द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में डिनोट किया जाता है, जहां देखिए a 0 के इक्वल नहीं है। समीकरण में क्या बोल रहा है कि उसका गुणांक, यानी उसका गुणांक कहने का मतलब चर राशि की अधिकतम पावर, तो अधिकतम पावर किसमें है, तो यहाँ देखिए x पर अधिकतम पावर यहाँ इसमें है, यानी x पर अधिकतम पावर 2 है यहाँ, और इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणक क्या है a, और यहाँ क्या बोल रहा है कि जहाँ a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो a b और c दिया हुआ है, तो देखिए a b c क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहा जाता है। उसके अलावे इसमें जो x दिया है, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल यानी चर है। ठीक है, तो x हमारा चर है। अब देखिए x हमारा चर हो गया, तो एक बार और डेफिनेशन को सही से पढ़िए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर यानी x की अधिकतम घात की संख्या, यानी x की अधिकतम घात की संख्या 2 हो, जो कि यहाँ जो डिनोट कर रहे हैं उसमें 2 है। ठीक है, तथा उसका गुणक तथा इसका गुणक 0 नहीं हो, इसका गुणक यहाँ 0 नहीं होगा, यानी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को जांच करना है। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके हम लोग को बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण के रूप में है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिए, यानी क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर
2x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देना है, 2x प्लस 1 लिख देना है। अब देखिए इधर वाले को लेफ्ट साइड में ले आना है, ठीक है, यानी जो भी राइट साइड में दिया रहेगा उसको लेफ्ट साइड में लाना है, ठीक है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ लाकर यानी दूसरे साइड को जीरो करना है, चाहे वो आप लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाइए या फिर राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आइए, किसी एक साइड को जीरो करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ देखिए 2x प्लस में तो एक लाएंगे किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है, और 6 माइनस में तो इधर आएगा तो किस में चलेगा, प्लस में। अब बराबर इधर कुछ नहीं तो जीरो बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, देखिए 2x का प्लस का साइन यहाँ इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट इसको काट दीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। 1 प्लस 6 कितना जाएगा, 7 बराबर 0, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग बोलिएगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब बोलिएगा कि वो भला कैसे है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि चर पर अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 है, 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब बहुत लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि सर जो बी एक्स वाला टर्म था वो कहाँ गया, उस बेस पे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। देखिए बी एक्स वाला टर्म रहे अथवा नहीं रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जो था ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो द्विघात समीकरण है, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप लोग को देखना है। तो आई होप अब आप लोग को पहला सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी एक ही नंबर का दूसरा सवाल। तो एक नंबर में दूसरा सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये दूसरा नंबर के रूप में सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुना 3 कितना जाएगा, -6 और -2 गुना -x तो यह क्या प्लस जाएगा, +2x, ठीक है। और इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ठीक उसी तरह इधर वाले टर्म को इधर ला लेंगे, ठीक है। यह क्या जाएगा, +6 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह देखिए एक्स स्क्वायर एक 2 है तो एक 2 लिख दिया, और देखिए 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है और दोनों का रिवर्स साइन किसमें है, माइनस में, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो -4x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या गया कि एक्स स्क्वायर आ गया और 4x आ गया और +6 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है और एक्स वाला भी टर्म है और जो कांस्टेंट होता है वो भी है, तो इसीलिए ये एक प्रॉपर द्विघात समीकरण है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये हम लोग के पास में तीसरा नंबर के रूप में सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि पहले एक बार इसको लेकर के पूरे के साथ में गुना करेंगे, फिर इसको लेकर के पूरे के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। और ठीक इधर भी उसी तरह एक बार इसको लेके पूरे के साथ में गुना करेंगे, फिर एक बार इसको लेके पूरे के साथ में गुना करेंगे। तो देखिए पहले x को ले रहे हैं और उसके बाद फिर x प्लस 1 पूरे के साथ में गुना कर रहे हैं, उसके बाद फिर -2 को लेंगे और x प्लस 1 ये पूरे के साथ में गुना कर रहे हैं, फिर ठीक उसी तरह x को लेंगे x प्लस 3 के साथ में ये पूरे के साथ में गुना करेंगे, -1 को लेंगे और x प्लस 3 ये पूरे के साथ में इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए
जब x गुना x करेंगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, और x गुना एक एक्स हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक उसी तरह इधर वाले टर्म को इधर लाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, और देखिए 2x माइनस में है और एक एक्स प्लस में है, तो माइनस वाला बच जाएगा, -2 माइनस एक्स बच जाएगा, -2 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स 3x प्लस में है और एक एक माइनस में है, तो 2x बच जाएगा इधर प्लस में। जब 2x को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि उधर प्लस में था। ठीक है, और 3 इधर किस में माइनस में, जब बराबर के इधर लाएंगे किस में जाएगा प्लस में, अब बराबर का इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ माइनस में एक 2 है और प्लस में एक 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स एक 2 यहाँ माइनस में है और 2x इसमें, 2x भी माइनस में है, तो क्या जाएगा 3x माइनस में जाएगा, और ये 3 इधर प्लस में है और 2 इधर माइनस में, क्या जाएगा +1 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, 0 है। तो देखिए अब आप लोग को बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। आप लोगों में से बहुत लोग बोलिएगा कि जी हाँ सर ये एक द्विघात समीकरण है, बट ये है नहीं। अब वो कैसे, मैंने आप लोग को बताया कि जब भी यानी जो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ गया, तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको अगर सही से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 3x + 1। ठीक है, अब बताइएगा, अब आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं लगेगा, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगला नंबर सवाल के रूप में हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, यानी 4 नंबर अब सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर हम लोग के पास में क्या है, x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार रखेंगे, ये पूरे के साथ में गुना करेंगे, फिर उसके बाद फिर इसको रखेंगे, ये पूरे के साथ में गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, x 2x + 1 - 3 2x + 1 बराबर x + 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब x गुना 2x के साथ कीजिएगा क्या जाएगा 2x² + x - 6x - 3 बराबर x² + 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 2x², 6x माइनस में एक x प्लस में, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा, -3 -x² हो जाएगा, क्योंकि x² इधर प्लस में, जब बराबर किधर लगेगा किस में आएगा माइनस में, और -5x हो जाएगा, क्योंकि 5 भी उधर प्लस में, यानी 5x प्लस में, तो 5x इधर आ गया माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x² - 1x², तो 1x² मतलब बच जाएगा यहाँ 5x माइनस में, 5x माइनस में क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, 10x माइनस में हो जाएगा और -3 हो जाएगा, अब बराबर 0। ठीक है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म आ गया, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हाँ, तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। हम लोग को पूछ रहा था कि जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ हाँ और ना में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इन डिटेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसके अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1 है। ठीक है, यानी इसको हम लोग को सॉल्व करके बताना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा 2x × x - 3 - 1 x - 3 बराबर x
एक्स माइनस वन प्लस 5 एक्स माइनस वन। ठीक है, अब बराबर देखिए 2x को भीतर कीजिए, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 जगह। अब बराबर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, जब बराबर की इधर लाएंगे तो इसमें आएगा माइनस में, 1x माइनस में 5x प्लस में क्या जाएगा प्लस वाला बच जाएगा, और प्लस में कितना बचेगा 4x। जब 4x प्लस में बचेगा, जब बराबर की इधर लाएंगे तो किसमें आएगा माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4x, और देखिए 5 इधर माइनस में, तो बराबर की इधर अगर किसमें जाएगा प्लस में, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या बच जाएगा 1x स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद देखिए 7x माइनस में दिया हुआ है और 4x भी माइनस में दिया हुआ है, जब इन देखिए दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो माइनस 11x, और देखिए 3 प्लस 5 प्लस, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर की संख्या कितनी है 2 है, यानी चर पर अधिकतम पावर की संख्या 2 है, तो इसीलिए ये भी एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद छठा नंबर सवाल क्या है हम लोग के पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये छठा नंबर के रूप में सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो जब इसको तोड़िएगा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इन पूरे टर्म को इधर ला लिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 4x 3x प्लस में 4x प्लस में तो 7x हो जाएगा, 1 प्लस में 4 माइनस में, तो यह माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं आया, तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग 6 नंबर तक तो सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 7वां नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस आधार पे तोड़ेंगे, यानी a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उसी बेस पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो यह देखिए तो उससे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी, उसके बाद फिर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो a के रूप में x है और b के रूप में 2 है, तो तोड़ लिया हम लोग इसको। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2x क्यू हो जाएगा इधर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब और जब 2 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 2x क्यूब इधर प्लस में था, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इधर देखिए ई टू माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो इसमें लगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स क्या जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो एक्स क्यूब माइनस में एक एक्स क्यूब प्लस में, तो माइनस वाला बच जाएगा माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर सिर्फ है, तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स वाला एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ठीक है, तो 12 और 2 14, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा प्लस
8 हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब क्या आ गया, यहाँ जब इसको सॉल्व किया क्या आ गया, -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 आ गया। ठीक है, तो क्या ये हम लोगों का द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया? तो आप लोग बोलेगा कि नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ देखिए x³ आ गया, ठीक है नहीं, अधिकतम पावर की संख्या 3 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो यहाँ आ गया कितना, 3 आ गया, तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका अगला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी एक नंबर का फाइनल सवाल जो होगा, एक नंबर का 8वां नंबर जो सवाल है उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x³ का x³ हो जाएगा -4x माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 माइनस 6x² और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे टर्म को इधर ला लीजिए। ठीक है, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ हो जाएगा, सॉरी क्यूब होगा यहाँ, प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x³ प्लस में x³ माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4x² माइनस में और 6x² प्लस में, ये कितना x² बच जाएगा, 2x² बच जाएगा, x माइनस में और 12x माइनस में क्या जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, 1 प्लस में और 8 भी प्लस में, कितना 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या आ गया, 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखिए कि चर पर अधिकतम पावर की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 है, तो इसीलिए ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में जितने भी सवाल थे सारे को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो उसके बाद फिर क्या है, दूसरा नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर में जितने भी सवाल दिया हुआ है उन सब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, ये हम लोग दूसरा नंबर में हम लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण के रूपों में निरूपित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल क्या है, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग किताब से मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इन सब क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन आखिर कहा क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो चलिए मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये पहला कंडीशन यहाँ तक हो गया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो भी है क्वेश्चन यहीं से है, यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मेन पॉइंट यही है, आप अगर इस चीज को समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई जो है ना चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसलिए अगर हम लोग चौड़ाई को 2 मान लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई 2 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यानी चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक लंबाई, तो चौड़ाई को हम लोग क्या माने 2,
तो जब 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और उसमें जब 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 जाएगा, यानी लंबाई 5 जाएगा। अगर हम लोग चौड़ाई को 2 मानते हैं तो आई होप अब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर का 1 नंबर सवाल है, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन जो है ना पढ़ लीजिएगा, और मैं बता भी दिया हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी भी आप क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को 1-2 बार और पढ़िए, उसके बाद फिर समझ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन का क्या रहा है, उसके बाद फिर वीडियो को देखिए। ये हम लोग क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सॉरी भूखंड होगा, चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, लंबाई, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई क्या माने x, तो इसके 2 गुने से 1 अधिक लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग के पास में गिवन क्या है, यानी क्षेत्रफल गिवन है, ठीक है। यानी आयताकार क्षेत्र का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल गिवन है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, यानी L गुना B बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ आयताकार भूखंड है तो आयताकार भूखंड लिख देंगे, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई हम लोग के पास में क्या है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x मीटर, ठीक है। यानी इसमें भी मीटर लगा दीजिए। तो 2x + 1 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा x बराबर 528 क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के जगह पे 528 लिख दिए। तो अब यहाँ देखिए, इसको अब अंदर कर दीजिए, गुना कर दीजिए इसके साथ में। देखिए जब गुना कीजिएगा क्या जाएगा 2x² + x बराबर 528 जाएगा, ठीक है। तो 528 को इधर ला लीजिए अब, तो 2x² + x - 528 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 528 इधर प्लस में था, जब बराबर के इधर लाएंगे किस हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर चुके, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को तो PDF मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, ठीक है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 क्रमागत धन पूर्णांक बोल रहा है ना, तो देखिए लगातार चलेगा, दो ही नंबर को लेना है, और वो नंबर क्या होना चाहिए लगातार वाला। अगर मान चलिए अगर पहला नंबर 5 को ले रहा है तो दूसरा नंबर 6 होगा, ना कि 7 होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है कि लगातार वाला लेना है। क्रमागत कहने का मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माना पहला पूर्णांक यानी पहला धन पूर्णांक बराबर x और दूसरा धन पूर्णांक बराबर x + 1, क्योंकि अगर x को हम लोग 5 मानेंगे तो उसमें 1 जोड़ेंगे तभी ना 6 आएगा, तो इसलिए दूसरा धन पूर्णांक क्या मानेंगे x + 1 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ हल लिख लेंगे और क्या मानेंगे, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला क्रमागत धन पूर्णांक माना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनेंगे, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x + 1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर दिया क्या गया सवाल में कि दोनों क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, ठीक है। यानी जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल कितना आएगा 306, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, x
इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। ठीक है, तो 306 लिख देंगे। अब इसको भीतर कर दीजिए, तो जब ये भीतर की जगह क्या आएगा एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस एक्स बराबर 306 हो जाएगा। तो देखिए 306 को इधर ला लीजिए, क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है, तो 306 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, क्योंकि हम लोगों को सवाल में ही बोला गया कि सिर्फ द्विघात समीकरण में ला करके छोड़ देना है। तो देखिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया हुआ है, तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले क्या करना है कि सही से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु 1 वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल यानी उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हम लोगों को रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु को हम लोगों ने एक्स वर्ष मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ की आयु निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो x प्लस क्या कर देंगे 26 और क्या लिख देंगे वर्ष। ठीक है, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों में क्या करना है कि 3 जोड़ देना है, पश्चात कहेगा तो जोड़ना है और पूर्व कहेगा तो घटाना है। तो यहाँ हम लोग को क्या कर रहा है पश्चात कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे 3 दोनों में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर x प्लस 26 प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर क्या जाएगा x प्लस 29। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ हम लोगों ने 3 वर्ष को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो चलिए इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो चलिए अब इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए जब x से गुना कीजिएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 3x प्लस 87 बराबर कितना जाएगा 360 जाएगा। ठीक है, तो 360 इधर देखिए प्लस में, जब बराबर किधर आएंगे कितना जाएगा माइनस में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस में 3x प्लस में कितना जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना जाएगा 273 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए चौथा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी है,
अगर उस रेलगाड़ी को हम लोग समान चाल से चलाते हैं ना तो वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटा अधिक लेती है। तो अब हम लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हम लोगों ने रेलगाड़ी की चाल मान ली, ठीक। तो देखिए जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी हम लोग को दिया गया है, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी 480 किलोमीटर है। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, समय निकालना है कि 480 किलोमीटर चलने में रेलगाड़ी कितना समय लेता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक। तो यहाँ दूरी कितना है 480 और समय कितना है, सॉरी चाल कितना है, x है, ठीक है। तो यानी रेलगाड़ी जो है ना 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 बटा x घंटा समय लेती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन देखिए, ये पहला कंडीशन हो गया, यानी कंडीशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, कंडीशन इसको फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। और उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वो देखिए कंडीशन सेकेंड, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। तो देखिए जब चाल रेलगाड़ी की चाल कम करेंगे, यानी रेलगाड़ी की चाल लिख रहे हैं, चाल को जब यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है चाल, तो वह इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो पहले इसका समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी समय, दूरी तो वही रह जाएगा, यानी 480 बटा, अगली बार चार बदल गया, चार कितना हो गया, x माइनस 8 हो गया, ठीक है। यानी इतना घंटा वह अब लेगी। यानी पहले अगर उसका चाल समान था तो वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 बटा x घंटा लेती थी। अगर क्या कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया तो वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया, ये 480 बटा x माइनस 8 घंटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो अधिक समय कौन ले रहा है, इसमें अधिक समय ये ले रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ 480 बटा x बराबर 480 बटा x माइनस 8 प्लस 3 कर देंगे, क्योंकि ये अधिक समय ले रही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर ई प्लस में, जब बराबर के इधर लाएंगे किसमें आएगा, माइनस में, ठीक है। तो 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर 3 हो जाएगा। तो देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों ही एलसीएम के रूप में आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स बटा में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक होगा। अब यहाँ आगे देखिए, तो देखिए जब 480 को भीतर कीजिएगा क्या आएगा, 480 एक्स माइनस 8 64 का 4, 8 चौक 32 अच्छो 38 है, यानी 3840 माइनस 480 एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 480 प्लस में 480 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3840 माइनस में, अब बराबर इधर देखिए ई भाग में, जब बराबर के उधर ले जाएंगे किसमें चल जाएगा, गुना में, ठीक है। तो गुना क्या है यहाँ 3, जब 3 गुना इतना कीजिएगा क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 24x, ठीक है। अब देखिए ई इधर माइनस में, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसमें चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0 बराबर
3x² माइनस 24x प्लस 3840 आएगा। ठीक है, तब इसको इधर कर लीजिए, यानी इधर वाले को इधर कर लीजिए और इधर वाले को उधर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 3x² माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज देखिए इसमें तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको 3 को कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 3 कॉमन कीजिएगा क्या जाएगा, x² माइनस 8x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 12 × 36 और 8 × 24 यानी 1280 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो आई होप अब आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।